और केमिस्ट्री का हमारा पहला क्वेश्चन आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ लखनऊ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था कि प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हमारे, पहला है गंधक के साथ गर्म करना, दूसरा है कार्बन ब्लैक के साथ गर्म करना, तीसरा है क्लोरीन गैस से मिलाना, और चौथा क्या है डाइफेनेमिल मिलाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, वह लाई जाती है गंधक के साथ गर्म करना विधि प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं लिखते हैं, क्योंकि मैं आपको जो भी टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। और अगर आपने यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और डेली में क्या करूंगा, आपको 3 या 4 प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, आप ये सॉल्व करते रहना, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी वहाँ पे। और जो इस बार का आपका पैटर्न है आर्मी एनए के एग्जाम का, वो एनसीईआरटी का पैटर्न, आप इसी पैटर्न के आधारित सारे सवाल वहाँ तैयार करिएगा। और जो आपने नोट्स ले रखे हैं वो नोट्स तैयार करते चलना, आपके क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाए। अगर वो मेरे द्वारा जो आपने नोट्स प्रोवाइड कराए, अगर नोट्स तैयार कर लेते, ये मान चलिएगा आप 38 से 42 क्वेश्चन वहां से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे वहां पे। क्योंकि इस बार जो कट ऑफ आएगी दो आएगी, पहले जो फिजिकल की कट ऑफ आएगी वह आपकी बहुत ज्यादा जाएगी, मान के चलिएगा 30 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन जो आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, फाइनल कट ऑफ आपकी जाएगी, मान के चलिएगा 35 से लेकर 42 क्वेश्चन आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। आप तैयारी करते चलिएगा, आप सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा वहां से। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। और इसमें हमसे पूछा गया था कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यार जबलपुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा राइबोस, और दूसरा ऑप्शन हमारा है लैक्टोज, तीसरा है फ्रक्टोज, और चौथा क्या है माल्टोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है, वह होता है फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं वो नोट करते रहना, बाद में चेक कर लेना कितना सही हो रहा है आपका। अगर आपने ये मान चलना है 35 और 40 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है इस समय। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। और इसमें हमसे पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक होते हैं। और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कार्बन और हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और चौथा क्या है कार्बन और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक होते हैं, किसके यौगिक होते हैं, यह होते हैं कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों ये नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बंगलोर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा टीएनजी, दूसरा हमारा टीएनपी, तीसरा हमारा टीएनए, और चौथा क्या है टीएनटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है, किसका नाम हो जाएगा, वह हो जाएगा टीएनजी का नाम हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना आपको। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक तत्व है। और यह क्वेश्चन एआरओ जयपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है माणिक्य, दूसरा है नीलम, तीसरा है पन्ना, और चौथा है हीरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा एक तत्व है, तो कौन सा एक तत्व हो जाएगा, वो जो हीरा होता है, हीरा एक तत्व होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध तत्व कौन सा है। और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कांच, दूसरा है सीमेंट, तीसरा है सोडियम, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी शुद्ध तत्व कौन सा है, तो शुद्ध तत्व कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा सोडियम, बिल्कुल शुद्ध तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका कई बार आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है अणु, दूसरा है परमाणु, तीसरा है धनायन और चौथा है ऋणायन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है, कौन रह सकता है, वह रह सकता है परमाणु रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2012 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है हमारा केवल प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तीसरा हमारा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और चौथा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी द्रव्यमान संख्या किसका योग है, किसका योग हो जाता है, वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करना, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके आर्मी एनए एग्जाम में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है। और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2016 के एनए एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है इलेक्ट्रॉन का, दूसरा है प्रोटॉन का, तीसरा है न्यूट्रॉन का और चौथा है नाभिक का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रेडियो सक्रियता किसका गुण है, ये किसका गुण होता है, यह नाभिक का गुण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनए एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है डाल्टन, दूसरा है हमारा रोंटगन, तीसरा है रदरफोर्ड और चौथा है विलार्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, वह की थी रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। और यह क्वेश्चन एआरओ जबलपुर के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या, दूसरा न्यूट्रॉन परमाणु संख्या और तीसरा हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या और चौथा क्या हमारा परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं, किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं, वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या के कारण भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन 8 और 16 और दूसरा हमारा 8 और 17 को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गुवाहाटी के 2016 के एनए एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा इसे समस्थानिक बोलते हैं, दूसरा है समघटक बोलते हैं, तीसरा है हमारा समदाबी बोलते हैं और चौथा क्या है, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 8O16 और 8O17 को क्या कहते हैं, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है समस्थानिक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर के 2015 के एनए एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड और तीसरा हमारा सोडियम क्लोराइड और चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है, तो सहसंयोजक यौगिक कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2016 के एनए एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा +4, दूसरा है +2 और तीसरा है +3 और चौथा है हमारा क्या +1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी हमारा +3 हो जाएगी। और दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सभी गैसें शून्य आवर्तन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम क्या होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला हमारा -273 डिग्री सेल्सियस, दूसरा हमारा 27.3 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा हमारा 273 डिग्री सेल्सियस, और चौथा क्या हमारा 180 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सभी गैसें शून्य आवर्तन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम क्या हो जाता है, जब तापक्रम हो जाता है हमारा -273 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो सभी गैसें न्यूनतम तापक्रम प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाले, ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए, तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फीटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा पादप रोगों का, दूसरा है भूमि का, और तीसरा है प्रदूषण का, और चौथा क्या है चट्टानों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वह भूमि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा लीनियस, दूसरा हमारा थियोफ्रेस्टस, और तीसरा हमारा इचियंसन, और चौथा क्या हमारा एंगलर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे लीनियस द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बना बंगलौर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा तनुमय मूल, दूसरा हमारा मूसला जड़े, और तीसरा हमारा श्वसन मूल, और चौथा क्या है अपस्थानिक मूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वो मूसला जड़ें कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मेरठ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसमें पूछ क्या रहा है कि लौंग है, तो लौंग क्या होता है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला हमारा तने की गांठें, दूसरा है हमारा जड़ की गांठें, और तीसरा है पत्तियां, और चौथा क्या सूखे फल। तो और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लौंग है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मेरठ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला हमारा तने की गांठ है, दूसरा है जड़ की गांठ है, और तीसरा है पत्तियां, और चौथा क्या है सूखे फूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लौंग है, लौंग क्या होता है, लौंग क्या होता है, वह सूखे फूल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पौधे के किस भाग में काफी प्राप्त होती है। और यह क्वेश्चन यारो नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला है हमारा पुष्पों से, दूसरा है बीजों से, तीसरा है पत्तियों से, और चौथा क्या फलों से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है, किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, वह बीजों से हमें कॉफी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि उर्वरकों को अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गुवाहाटी के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला हमारा अंतः प्रसारण के कारण, दूसरा हमारा बाह्य परासरण के कारण, और तीसरा अंतः शोषण के कारण, और चौथा का हमारा
स्फीत के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। किस कारण से बनता है? या बाह्य परासरण के कारण उसके मृत्यु का कारण बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ रांची के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा फफूंदी, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है विषाणु और चौथा क्या है? प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? वह होता है फफूंदी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लाइसोसोमस कार्य करते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला प्रोटीन संश्लेषण में, दूसरा हमारा प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, तीसरा हमारा अंतः कोशिकीय पाचन में और चौथा क्या हमारा वसा संश्लेषण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लाइसोसोम कार्य करता है, कैसे कार्य करता है? यह अंतः कोशिकीय पाचन में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, काउंट करते रहना। अगर आपके 35 से 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपका सिलेक्शन पक्का है वहां से। अगर आपके इस 35 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी कमजोर है, आप और तैयारी करने की जरूरत है आपको अभी। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जीव द्रव्य जीवन के भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो कोल्हापुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा हेनरी, दूसरा है लैमार्क, तीसरा हेक्सले और चौथा क्या हमारा ट्रेवेरनस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? किसका कथन हो जाएगा? यह हेक्सले का कथन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा केवल विलुप्त जीव जंतु और दूसरा हमारा संकटापत्र पादप और जीव जंतु और तीसरा हमारा जीवाश्म पादप और चौथा हमारा केवल संकटपन पादप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया? किसका विवरण दिया गया? वह दिया गया संकटपात पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाए। तो और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका और इस बार इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? और यह क्वेश्चन हमारा आया था एआरओ नागपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और तीसरा हमारा बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? कौन सी जांच होती है? वह होती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड की जांच होती है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? और यह क्वेश्चन हमारा यार बंगलोर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा H2, दूसरा है CO, तीसरा हमारा Na2 और चौथा हमारा SO2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं हो जाएगा? वह हो जाएगा H2 भाग नहीं, क्योंकि जो हमारा CO ये भी भाग होता है, NO2 भी होता है, SO2 होता है। यानी जो हमारा H2 दिया गया यह भाग नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हीमोफीलिया में, और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के जो 17 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा होमोलिसिस होता है, दूसरा हमारा रक्त का थक्का नहीं बनता है और तीसरा हमारा आरबीसी चिपक जाता है और चौथा हमारा डब्ल्यूबीसी कोशिका भच्छी हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का क्या होता है? वो नहीं बनता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि
सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? और यह क्वेश्चन यारो लखनऊ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, दूसरा हमारा O2 ले जाना, तीसरा हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा कि हमारा रक्त प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से वसा में कौन सा विलयन नहीं होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो ग्वालियर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन ई और चौथा विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? जो हमारा विटामिन ए है यह भी विलय होता है, विटामिन ई भी विलय होता है, विटामिन के भी विलय होता है, लेकिन जो हमारा विटामिन बी है यह विलय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपका फिजिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31 है और इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो उधमपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा विवर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है ध्रुवण और चौथा है अपवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? कौन सी नहीं घटित होती? वह जो ध्रुवण की घटना होती है दोनों में घटित नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के जो 17 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला अपवर्तन, दूसरा प्रकीर्णन, तीसरा हमारा व्यतिकरण और चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रकाश की फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका। और यह क्वेश्चन हमारा यारो रायपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा प्रतिरोध कम हो, दूसरा है गलनांक कम हो, तीसरा है विशिष्ट घनत्व कम हो और चौथा है क्या? चालकत्व कम हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है, किस धातु से बनी होती है? जिसका गलनांक क्या होता है? जिसका गलनांक कम हो, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो गया के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है लोहा, दूसरा है बिस्मथ, तीसरा हमारा निकिल और चौथा है कोबाल्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा बिस्मथ हमारा जो होता है प्रतिचुंबकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो बनारस के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा 3 × 10⁸ किलोमीटर, दूसरा हमारा 9.46 × 10⁻10 किलोमीटर और तीसरा हमारा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर और चौथा हमारा 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? वह होती है हमारी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, और मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे, क्योंकि जो मैथ क्वेश्चन आते हैं वो आर्मी के एग्जाम में बिल्कुल से नॉर्मल से आ रहे हैं। अब यही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन मैथ का बाहर नहीं जाने वाला। और जो हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं। यार ए अकेला कोई काम को 6 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। और यह क्वेश्चन यारो लखनऊ के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो जो वैल्यू दी गई वो वैल्यू हम सबसे पहले लिख लेंगे। सबसे पहले दिया क्या जा रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं, यानी एक पर्सन हमारा ए बी दोनों मिलकर एक काम करते हैं 4 दिन में करते हैं। और यार ए अकेला उस काम को 6 दिन में करता है, यानी जो ए हो गया वो उस काम को करता है 6 दिन में।
तो हमसे पूछ रहा है जो हमारा बी है वो अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दोनों को ले लो एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और इनसे एलसीएम से कर देंगे भाग, यानी 4 को 24 से भाग करेंगे 6 आएगा, और 6 को 24 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ए और बी है ये दोनों अगर एक दिन में दोनों मिलके काम करते हैं, एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। और जो हमारा ए है ये एक दिन में कितना काम करता है? वो 4 यूनिट काम करता है। अब इसमें कितना कम हो गया? यानी 2 कम हो गए। 2 कम कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ए बी दोनों थे और यहाँ पे बी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो? जो हमारा बी है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? बी एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है, और कुल काम हमारा है कितना? कुल काम हमारा 24 है। और कुल काम से हम भाग कर देंगे, वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 24 का अगर हम भाग 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काट दो, कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 12। यानी जो बी है वो पूरे काम को अकेला कितने दिन में करेगा? वह करेगा 12 दिन में करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि किसी धनराशि का 6% दर से 5 वर्ष का ब्याज 60 रुपए है, तो राशि क्या होगी? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गुवाहाटी के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमने पता है कि हम अगर दर और गुणे का समय करते हैं, हमारा क्या निकल के आ जाता है? हमारा यहाँ से ब्याज निकल के आ जाता है। और ब्याज हमारा दिया कितना गया? ब्याज हमारा दिया गया 60%। और जो हमारा मूलधन होता है, मूलधन क्या होता है? वो हमारा 100% हमेशा होता है। तो हमारा इसमें दर कितने दिया जाए? दर दे रहा 6% और समय कितना है? 5। यानी 30% की वैल्यू किसके बराबर दी जा रही है? वो 60 के बराबर दी जा रही है। तो यहाँ 30% बराबर 60 के, यानी हमें पता हो गया 30% बराबर हमारा है 60 के। 1% कितना हो जाएगा? 1% हमारा हो जाएगा 2 के। और हमें निकालना मूलधन। मूलधन होता है कितना? मूलधन हमारा होता है हमारे साथ 100% होता है। तो यहाँ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी हमारी 200 रुपए। यानी मूलधन कितना निकल के आ जाएगा? मूलधन हमारा आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 200 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो जो वैल्यू दी जा रही है, सबसे पहले वैल्यू हम लिख लेते हैं। एक हमारा ए हो गया, एक हमारा बी हो गया। यानी वर्तमान में ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? इनकी है 5 अनुपात दिया जा रहा है, 5:7 है। और 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो गया? यह हो गया 7:9 हो गया। अगर इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि वैल्यू क्या बराबर है, यहाँ पे हम देखते हैं इनका जो डिफरेंट है, डिफरेंट दोनों बराबर है। यानी 5 और 7 कितने का डिफरेंट है? 2 का। और 7 और 9 इनमें कितना डिफरेंट है? 2 का। यानी इन दोनों का अंतर दोनों का बराबर है। अगर दोनों का अंतर बराबर, अब क्या वैल्यू निकालनी? और ये 2 के बराबर अब कैसे आया है? और लेकिन जो अंतर वर्षों में, वर्षों का अंतर कितना दिया जा रहा है? वह दिया जा रहा है यहाँ पे 8 वर्ष का अंतर दिया जा रहा है। यानी कि अगर हम वर्तमान हमसे पूछ के आ रहा है, वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, यानी कि हमारा 2 बराबर दिया किसके जा रहा है? 8 के बराबर। यानी कि अगर हमारा 2 बराबर है 8 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 4 के। और हमसे पूछ क्या रहा है? उनकी वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया जा रहा है? वह दिया जा रहा है 5:7 का। अब 1 बराबर 4 के हाथ ये कितना हो जाए? 4 से इसे गुणा कर दो, इसे गुणा कर दो 4 से। यहाँ से हो गया 5 चौको 20, और यहाँ पे हो गया हमारा 28। तो हमारा आंसर कितना हो जाए? इनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? एक की हो जाएगी 20 वर्ष और एक की हो जाएगी 28 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पूछ सकते हैं वहाँ पे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से निश्चित दूरी तय करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? और यह क्वेश्चन यारो मेरठ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो जो वैल्यू दी जा रही है वो वैल्यू लिख लेंगे, लेकिन उसका बेसिक फार्मूला होता है वो होता है हमारा 2xy और बटे x प्लस वाई। इसे हम इसके सभी के मान रख देंगे, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि 2 गुणे x कितना है? 70 है हमारा, और y कितना है? y हमारा 30 है। और बटे क्या करें? x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 70 और 30 कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा 100। जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, यहाँ कितना होगा? 7 और 21, और 21 गुणे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 42। यानी इनकी औसत गति कितनी हो जाएगी? वह 42 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो मैथ का अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण का माप 60 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? और यह क्वेश्चन यारो बंगलौर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करें? इसमें जो जो वैल्यू दी जा रही है, हमसे क्षेत्रफल पूछा क्या जा रहा है? त्रिज्यखंड का। मान लो एक हमारा ये वृत्त हो गया,
वृत्त हमें पता है कितने अंश का होता है, वह होता है हमारा 360 डिग्री का होता है, लेकिन हमें 360 का क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि एक इसी में त्रिज्यखंड है, मान लो एक त्रिज्यखंड है और जिसका कोण दिया गया 60 अंश का कोण दिया गया और हमसे केवल पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लो, उसमें क्या करो, इसमें इतने पार्ट को कट कर दो और हमारा यही क्षेत्रफल हमारा निकल के आ जाएगा। यानी हमारा पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वह होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। और लेकिन हमारा पता है कि जो हमारा टोटल होता है क्या, ये होता है 360 डिग्री का होता है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 60 डिग्री का। यानी 60 डिग्री निकालने के क्या करेंगे, बटे 360 कर देंगे, इसके जीरो जीरो कट जाएगा, यानी 1/6। यानी पूरे क्षेत्रफल निकाल के हम 1/6 कर देंगे, उसका छठवां भाग पूछा जा रहा है, छठवां भाग यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर और बटे कर दो कितना 6, यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। यानी पाई का मान निकालो 22 बटे हमारा हो गया 7 और आर की वैल्यू कितनी दी जा रही है, वो आर की वैल्यू दी जा रही है 21, आर स्क्वायर है तो 21 और गुड़े 21 हो जाएगा। अब बटे कर देंगे 6, अब जो कट रहा है काट दो, यहाँ 7 त्रिक 21 हो गया और ये हो गया 3 दूना 6 और 2 से इसे काटा हमारा 11 हो गया। अब 11 गुड़े 21 करेंगे कितना आ जाएगा, यानी 21 गुड़े यहाँ से कर दो 11, 11 के 11 के 1 हासिल आए 1, 11 दून 22, 22 1 23। यानी हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 231 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं। अब ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 41 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है काशी, दूसरा है कलादी, तीसरा है कांचीपुरम और चौथा है मदुराई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कलादी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 42 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली कौन सी है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा नादेड़, दूसरा हमारा तलवंडी और तीसरा हमारा अमृतसर और चौथा है पटना साहिब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी पटना साहिब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 43 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2012 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा गोपी कृष्ण, दूसरा हमारा आनंद शिवरामन, तीसरा हमारा सोनल मान सिंह और चौथा है भारती शिवाजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है, तो कौन संबंधित हो जाएंगे, वह हो जाएंगे गोपी कृष्ण, इससे संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बाद में काउंट कर लेना आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर आपने 35 और 40 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हो गए तो ये मान चलना आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अमेठी के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 32 इंच, दूसरा है 34 इंच, तीसरा है 36 इंच और चौथा है हमारा 38 इंच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है, अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, वह होनी चाहिए 38 इंच होनी चाहिए, इससे लंबा बल्ला नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 45 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जूनागढ़, दूसरा है कश्मीर, तीसरा हैदराबाद और चौथा है मैसूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, किसने नहीं लिया था, वो हैदराबाद के जो रियासत थे इनके लोगों ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 46 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। और यह क्वेश्चन हमारा एआर जबलपुर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रावी नदी, दूसरा व्यास नदी, तीसरा है झेलम नदी और चौथा है सतलज नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, किस नदी पर निर्मित हो जाएगी, यह सतलज नदी पर निर्मित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 47 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। और यह क्वेश्चन हमारा यार गया के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है हमारा औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, किसमें थे, ये थे औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 48 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वर्गाकार, दूसरा है आयताकार, तीसरा है त्रिभुजाकार और चौथा क्या गोलाकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था और किस प्रकार का हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा त्रिभुजाकार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 49 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसे 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यार गुवाहाटी के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा बहादुर शाह, दूसरा हमारा नाना साहब और तीसरा है तात्या टोपे और चौथा है लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो बहादुर शाह को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। और यह क्वेश्चन है यारो लखनऊ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है केरल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा हमारा तमिलनाडु और चौथा क्या है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य की क्या हो जाएगी, नृत्य शैली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आपको टोटल 50 ऐसे क्वेश्चन कराए जो कि सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी आर्मी एनए के एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों जो आपका आर्मी एनए का पैटर्न है, टोटल पैटर्न आपको एनसीईआरटी का पैटर्न दिया गया। आप जब भी तैयारी करना स्टार्ट करें तो आपको इसी पैटर्न पर तैयारी करना है, तभी आपके एग्जाम में वहां पे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप जो